राम राम दोस्तों। आज जैसे कल आपकी करंट की क्लास हुई थी, उसी तरीके से आज भी करंट की ही क्लास है। ठीक, जहाँ तक अभी डेली डेली ही चलाने की सोच रहा हूँ कि करंट अफेयर आपका डेली हो जाए। तो उसके लिए आज बस वही सीधा शुरू करते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंस है। कुछ मैं केवल वही कराऊँगा जो थोड़ा मुझे ज़रूरी लगता है, और आप सभी थोड़ा बहुत तो आप खुद भी देख सकते हैं। मंथली मंथली बुक आती है आपके, सामान्य ज्ञान दर्पण आती है, प्रतियोगिता दर्पण आती है, सक्सेस मिरर, आपकी बहुत सारी किताबें हैं। उन किताबों से आप पढ़ सकते हो मंथली करंट अफेयर पर। जो कुछ अब होता है, थोड़ा छोटी छोटी बातें हैं जो उन किताबों में नहीं आ पाती, वो आपको बता रहा हूँ। चलो अब शुरू करते हैं। जैसे कि आज सबसे पहला अगर पॉइंट बात की जाए, ठीक है, आज सबसे पहला अगर मैं पॉइंट की बात करता हूँ इसकी, कि अभी एक एनएडी ऐप, एक कभी आई है नाडा ऐप। ये नाडा ऐप जो लॉन्च किया है, ये किसने की है? ये छोटी चीज़ें तो मैंने लिख दी है। हमारे जो देश के खेल मंत्री हैं, हमारे देश के खेल मंत्री किरण रिजिजू, ठीक है, किरण रिजिजू द्वारा इनकी लॉन्च की गई है। अब ये नाडा ऐप है क्या, क्या नहीं, अब इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं कि नाडा ऐप का ये क्या है। पहले तो आपको जो नाडा है इसका पता होना चाहिए। नाडा ऐप के बारे में तो आपको बाद में पता करना होगा, पहले नाडा क्या है। ठीक है, ये नाडा है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, फुल फॉर्म लिख लो, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, नाडा की फुल फॉर्म ये है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। कि इसका क्या काम है? नाडा का यही होता है कि आपका रूल रेगुलेशन बनाना, जितने भी आपके गेम्स हैं, खेल है, खेल से पहले आपका एक डोपिंग टेस्ट होता है कि आपने किसी खिलाड़ी विलाड़ी ने कोई प्रतिबंधित दवाई, जिस चीज़ को ड्रग्स, मतलब जिस चीज़ को नाडा द्वारा बैन किया गया है, ऐसी दवाइयाँ जिससे ऐसी दवाइयाँ जिससे किसी खिलाड़ी की क्षमता में वृद्धि हो। कि जैसे आप बात करें, कोई एथलीट है, उसको रेस रनिंग करनी है या वेट लिफ्टर है या बॉक्सर है, कुछ भी है, जो उसकी इम्यूनिटी को, उसकी पावर को बूस्ट करे, ऐसी दवाइयाँ, ऐसी ड्रग बैन की हुई है। उन ड्रगों का ध्यान रखना कि आप, कोई भी व्यक्ति उन ड्रगों का ना लेवे, कोई भी आदमी उन ड्रग्स को ना लेवे, ना ही किसी के द्वारा वे ड्रग्स दी जाए। तो नाडा का ये काम है। अब जो नाडा है, ठीक है, अब बात करता हूँ नाडा की। नाडा के बारे में क्या बात होती है कि नाडा जो पूछते हैं सवाल, अगर पूछने वाला होता है, नाडा की स्थापना कब हुई? नाडा की स्थापना, ठीक है, इसका अगर पूछा जाए हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका अध्यक्ष कौन है, ठीक है, इसके बारे में जो सबसे ज़्यादा वो होता है, ये यही सवाल पूछा जाता है कि नाडा राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है, राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी का अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये सवाल घुमा फिरा कर पूछता है, इसलिए, और कई बच्चे इसमें कंफ्यूज भी होते हैं। तो इसका है चौथा सवाल, अगर पूछा जाता है इसका, एक इसका जाता है मोटो, अगर कोई कोई पूछ लेता है तो, ठीक है, इसका मोटो क्या है, मतलब इसका उद्देश्य क्या है, इसकी थीम लाइन क्या है नाडा की। तो 4 सवाल हैं और चारों सवालों के आंसर आपको दिए ये हैं। अब जो एक पहले सवाल का आंसर है कि इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना होती है आपकी सन 2005 में, नवंबर सन 2005 में इसकी है स्थापना।
इसका जो हेड क्वार्टर है वो है आपका कहाँ, जहाँ आपको सबको आसानी से न्यू दिल्ली, जहाँ आप आसानी से इसको ढूंढ सकते हैं। तीसरा सवाल, इसका जो अध्यक्ष होता है, इसका हमेशा अध्यक्ष आपका खेल मंत्री ही होता है। ठीक है, अगर बात की जाए नाडा का अध्यक्ष कौन होता है तात्कालिक, या उस समय जो हमारा खेल मंत्री होगा वही आपका नाडा का अध्यक्ष होगा। इसका मोटो, इसको अगर मोटो की बात करी जाए कि इसकी थीम क्या होती है, इसकी टैगलाइन क्या है, इसकी टैगलाइन है प्ले फेयर। प्ले फेयर मतलब सच्चा खेल, ईमानदारी से खेलो। ठीक है, तो इसका ये मोटो है। अब ये चीज़ आती है कि तो हाँ भाई ये नाडा के बारे में आ गई। अब जो ये नाडा ऐप आई है, अब इसके बारे में बात करते हैं। ये नाडा ऐप है क्या? ठीक है, ये नाडा ऐप आई है इसी से, जब आपको बता दिया नाडा क्या एंटी डोपिंग एजेंसी है डोपिंग के खिलाफ, तो ये ऐप भी आपकी डोपिंग के खिलाफ होगी। और नाडा ने पहली बार अपनी कोई ऐप जारी की है जो कि जितने भी आपके खिलाड़ी हैं उन सभी खिलाड़ी को जब भी सभी खिलाड़ियों को क्या करेंगे काम नाडा ऐप के जरिए ड्रग्स की जानकारी, मतलब जितनी भी ड्रग्स हैं, जितनी भी दवाइयाँ, जो दवाइयाँ प्रतिबंधित है, मतलब प्रतिबंधित है कि नाडा द्वारा कि ये दवाई आप नहीं ले सकते, उन सभी दवाइयों की जानकारी आपको इस ऐप पर मिल जाएगी। कभी कभार ऐसा होता है कि भाई छोटा सा फ्लू हो गया, किसी खिलाड़ी को गेम से पहले फ्लू हो गया, फ्लू होने के बाद आपको क्या हुआ है, मेरे साथ हुआ, मेरे साथ हो चुका है एक बार, इसलिए बता रहा हूँ कि फ्लू होगा, आपने दवाई ले ली, आपने कोई भी ऐसे, आपने अगर बात की जाए सबसे छोटी दवाई है फ्लू की, अगर बात विक्स एक्शन 500 ये ले ली, ये आपके नाडा ने प्रतिबंधित की हुई है। वहाँ आपका डोपिंग टेस्ट होता है, वो आप उसमें डोपिंग टेस्ट में फेल हो जाओगे और आप अपना गेम नहीं खेल पाओगे, ये चीज़ है। तो उस समय जब आप फ्लू होता है वो, तो ये ऐप आपके उस समय मदद करेगी। गलती से कोई डॉक्टर आपको ऐसी दवाई ना दे दे जो नाडा ने बैन की हुई है, ये चीज़ें हैं। तो सीधा सीधा बोला जाए तो जो ये ऐप है ये खिलाड़ियों और संस्था के बीच में एक पुल निर्माण का काम करेगी, उन दोनों में आपस में सामंजस्य बनाएगी। किसकी कब डोपिंग टेस्ट होना है, उस डोपिंग टेस्ट की डेट को ये इस ऐप में बताया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपका इसलिए है। एक इसी तरीके से ना, ये तो आपका राष्ट्रीय, इसी तरीके से एक वाडा भी संस्था आती है, आप लिखना चाहते हो, एक संस्था वाडा भी आती है, वाडा आती है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, बस इसका ये देख लेना। अगर ये पहले स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना याद रख लेना 1999 में। 1999 में इसकी स्थापना हुई। हेड क्वार्टर अगर इसका पूछा जाए तो इसका हेड क्वार्टर है मॉन्ट्रियल, कनाडा में स्थित है। और वर्तमान इसका अध्यक्ष है, इसका वर्तमान अध्यक्ष होता है, ये है विटोल्ड, ठीक है, विटोल्ड बंका, ठीक है, विटोल्ड बंका इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। बस इसके बारे में इतना ही, ये आपका होता है नाडा ऐप के बारे में। अब आते हैं आपके अगले सवाल पर। ठीक, आपका अगला सवाल है स्विगी। स्विगी आपने देखा होगा, एक टीवी पर ऐड आता है कि एक बूढ़ा कवियतम अपने लिए रसगुल्ले ऑर्डर कर रहा है, अपनी बीवी से छुपके कभी कुछ कर रहा है। फूडिंग आपका वो है, साइट है, जैसे आपका जोमेटो है उस तरीके से स्विगी है। ठीक है, अब स्विगी ने एक अपना डिजिटल वॉलेट, अपना एक डिजिटल वॉलेट बनाने की वो किया है। जैसे आपका बात करते हैं फ़ोनपे वॉलेट होता है, फ़ोनपे है, पेटीएम वॉलेट है, आपका अमेज़न वॉलेट है, ठीक है, आपका गूगल पे वॉलेट है। ये आपके जो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए वॉलेट तैयार हैं, तो इसने
अपने लिए खुद के लिए स्पेशल एक वॉलेट बनाने की तैयार के लिए एक बैंक के साथ हाथ मिलाया है और उस बैंक का नाम है ICICI बैंक। ठीक है, ICICI बैंक के साथ इसने हाथ मिलाया कि मतलब कहा जाए कि ये ICICI बैंक स्विगी के लिए एक नया वॉलेट तैयार करेगा जिस वॉलेट का अगर नाम पूछा जाए उस वॉलेट का नाम होगा स्विगी मनी। ठीक है, स्विगी मनी इसका वो होगा, वॉलेट का नाम होगा। तो ये इसका वॉलेट होगा, जैसा पेटीएम वॉलेट चल रहा है उसी टाइप से। इसके बारे में और बात की जाए, यहीं अगर बात करता हूँ मैं इसके बारे में, यहाँ बात हो सकती है कि जो स्विगी है आपका, स्विगी का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये पूछ सकते हैं सवाल। आपका स्विगी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये चीज़ है। ये पर इतना कोई पूछता नहीं है कि तुम वैसे कहे, बस इसका याद है ना स्विगी का हेडक्वार्टर। वैसा अगर बात की जाए वैसे तो है आपका कहाँ, बेंगलुरु में। इसका जो स्विगी का CEO है, वर्तमान अध्यक्ष जिसके हैंडओवर है ये, उसका नाम है श्रीहर्ष। हाँ, और ICICI बैंक है। ICICI बैंक के अगर आपको पूछा जाता है, ICICI बैंक एक बहुत पुराना बैंक है जिसकी स्थापना 1994 में की गई थी। ये आपको पता ही होगा, जो पढ़ने में होगा, जिसकी स्थापना 1994 में जिसकी स्थापना की गई ICICI बैंक की। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में ही है। ठीक है, और इसका वर्तमान अध्यक्ष अगर पूछा जाता है संदीप बख्शी। ठीक है, इसका वर्तमान अध्यक्ष अगर पूछ लिया जाए संदीप बख्शी इसका वर्तमान अध्यक्ष है। ये आपका हो गया स्विगी से रिलेटेड सवाल। अब आपका नेक्स्ट सवाल, एक ये थोड़ा इम्पोर्टेंट सवाल भी आता है, PC महालनोबिस पुरस्कार। ये ज़रूरी किस लिए है? ये ज़रूरी इसलिए है कि इसकी जो शुरुआत हुई है, इसकी शुरुआत इसी साल हुई है। जो इसकी शुरुआत हुई है सन 2020 में ही हुई है और 1 जुलाई 2020 को पहली बार ये पुरस्कार किसी व्यक्ति को दिया गया है। ठीक है, पहली बार दिया गया है। तो अगर सवाल पूछा जाएगा पेपर में सीधा है, PC महालनोबिस पुरस्कार प्रथम किसको दिया गया? ये आपका RBI के पूर्व गवर्नर, ठीक है, R रंगराजन। ठीक है, R रंगराजन जो है आपके RBI के पूर्व गवर्नर है, मतलब RBI के पहले गवर्नर रह चुके हैं, उनको पहला PC महालनोबिस पुरस्कार दिया गया है। और रीज़न दिया गया है आपके राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए, उनके सही तरीके से उनका आकलन करने के लिए। इस वजह से बस याद रखना कि ये आपको दिया जाएगा, ये आपको केवल इकोनॉमिक के क्षेत्र में ही दिया जाएगा और नहीं दिया जाएगा। इकोनॉमी से रिलेटेड अगर आप हैं तो आपको ये पुरस्कार मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, ये आपको मैं बता ही चुका हूँ। ये आपके RBI के पूर्व गवर्नर हैं। ठीक है, अब इसके बाद PC महालनोबिस पुरस्कार, ये चीज़ है, पुरस्कार दिया गया है, पहली बार दिया गया है। जो आपका इसकी शुरुआत की गई है वो मतलब जो इसका पूरा ध्यान रखता है, कौन सा एक मंत्रालय है, ठीक है, वो मंत्रालय आपका है आप इसे हिंदी में लिख लो तो वो ज़्यादा बेटर है। इसका नाम है, लिख लेना, सांख्यिकी। ठीक है, सांख्यिकी व क्रियान्वयन मंत्रालय। इस मंत्रालय द्वारा ये शुरुआत की गई है। और अगर बात की जाए हमारा मोसिप इसका अगर बात की लिखा जाता है, ये थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखते हैं ऐसे तो हम लिख देते हैं
MOSPI, ठीक है, MOSPI मंत्रालय इसको कहा जाता है। इसका जो मंत्री है, हमारा केंद्रीय मंत्री है, वो है राव इंद्रजीत सिंह, मतलब जो आपके रावण के पुत्र का नाम था इंद्रजीत, मेघनाथ का दूसरा नाम था, उसी तरह से इंद्रजीत सिंह इसके वो हैं वर्तमान हमारे मंत्री हैं। अब ये आपका हो गया इस बारे में। एक जो सवाल पूछा, पीसी महालनोबिस क्या है? पीसी महालनोबिस किस लिए जरूरी है? पीसी महालनोबिस एक बहुत ज़रूरी भारतीय अर्थशास्त्र में, भारतीय इकोनॉमी में पीसी महालनोबिस का नाम बहुत आदर से लिया जाता है। इनका पूरा नाम था प्रशांत चंद्र महालनोबिस। इनका जो जन्म हुआ था, आपका कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता में आपका जन्म होता है 29 जून 1893 में, ठीक है, 29 जून 1893 में इनका जन्म होता है। और जो 29 जून है, ये इन्हीं की डेट इतनी फेमस हो गई कि तुमने इतना अच्छा काम किया है हमारे इकोनॉमी के लिए, तो इसी वजह से भारत में हर साल 29 फरवरी को एक दिवस मनाया जाता है, जिस दिवस का नाम है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, नेशनल स्टैटिक्स डे। मैं इसे ब्लैक पेन से लिखता हूँ, सही रहेगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 29 फरवरी को। किसकी याद में? पीसी महालनोबिस की ही याद में मनाया जाता है। पीसी महालनोबिस ने हमारा मॉडल तैयार किया था दूसरी पंचवर्षीय योजना का, 5 ईयर प्लान का, जो आपकी 1956 से 1961 तक चली है, जो आपका इंडस्ट्रियल एरिया के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण था कि उन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया को बढ़ावा देने की बात की गई थी, ये चीज़ थी। वैसे कायदे में तो आपको बताया जाए, पीसी महालनोबिस एक अर्थशास्त्री नहीं थे स्टार्टिंग में, ये शुरुआत में आपके कौन थे? इन्होंने जो अपनी डिग्री हासिल की है मैथमेटिक्स और फिज़िक्स के अंदर हासिल किया है, कहाँ से? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से। पर बाद में इनके एक टीचर के कहने पर इन्होंने एक बुक पढ़ी, उस बुक का इन पर इतना असर पड़ा कि ये जाकर आपका इकोनॉमिक्स लाइन में घुस गए। बस इतना याद रखना कि 29 वो मनाया जाता है, ज़्यादा आप इसमें घुसने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस कि वनडे एग्ज़ाम के लिए इतना ही एफिशिएंट है, ज़्यादा पूछेगा भी नहीं। अब एक नाम आता है गुंडी जोहन्स, ठीक है। अब ये मत सोच लेना कोई ये दादा वादा है जो इसका गुंडी नाम आ रहा है, लड़की है तो गुंडी जेंट्स है, ये याद रख लेना पहले तो। जो गुंडी जोहन्स है, ये आपका अभी हाल ही में आइसलैंड का राष्ट्रपति बना है दोबारा से, ठीक है। आइसलैंड का राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ है गुंडी जोहन्स दोबारा से, ठीक है। बस इसका यही याद रखना, दोबारा से इसका आइसलैंड का राष्ट्रपति नियुक्त हुआ है, बस इसके बारे में यही सवाल है। इसके बाद आपका आता है एक स्किल कॉन्टैक्ट फॉर्म, एक पोर्टल आया है, पोर्टल शुरू हुआ है ठीक है। अब ये पोर्टल है तो है क्या और किस व्यक्ति ने शुरू किया, कैसे शुरू किया, ये सवाल पेपर में पूछ सकता है कि भारत की किस राज्य सरकार ने, अगर बात करते हैं सवाल पूछता है किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में स्किल कॉन्टैक्ट फॉर्म या बात की जाए कौशल संपर्क फर्म की को लॉन्च किया गया है, फर्म पोर्टल को लॉन्च किया गया है। वो आपका लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? ये आपका लॉन्च किया गया है कर्नाटक सरकार द्वारा, ठीक है। कर्नाटक सरकार द्वारा ये लॉन्च किया गया है। एक ये क्या चीज़ है, ये आपका जैसे कि आपने देखा होगा कि रोजगार, ठीक है, हर राज्य में एक रोजगार ऑफिस होता है,
जहाँ बेरोजगार आदमी क्या करते हैं, अपना नाम जाकर नाम चढ़ा देते हैं, फिर वहाँ नौकरी अगर कहीं आती है तो उनको पता चल जाता है ये चीज़ है। तो एक तरह से जैसे आपका naukri.com हो गया, उसी तरीके से ये पोर्टल बनाया है जहाँ पर क्या होगा, नौकरी तलाशने वाले जो आदमी नौकरी तलाशना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं और उनके अंदर स्किल है, ठीक है, अनुभव है, क्षमता है काम करने की, तो उनकी क्षमता के हिसाब से नौकरियां प्रदान की जाएगी। मतलब प्रदान करने का मतलब ये नहीं है कि उनकी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। जैसे naukri.com आप साइट चलाते होगे, इननीड वेबसाइट देखी होगी आपने, उनमें क्या है कि आप रिक्वायरमेंट डाल देते हैं, प्राइवेट जॉब्स के लिए होता है वो है कि अब हम मुझे किसी में मैनेजर की ज़रूरत है, किसी में मुझे सेल्स ऑफिसर की ज़रूरत है, किसी में मुझे असिस्टेंट की ज़रूरत है, ये आप ये सभी आते हैं। तो उसी तरीके से गवर्नमेंट ने जारी की है कि किसी भी आदमी को अगर कोई नौकरी की ज़रूरत है तो वो अपनी रिक्वायरमेंट कहाँ डाले, आपके स्किल इस कॉन्टैक्ट पोर्टल पे डाले और वहाँ से जिसको आदमी को ज़रूरत है वो वहाँ जाकर अपना नौकरी ले ले। बस ये याद रखना, कॉन्टैक्ट स्किल फॉर्म जो पोर्टल किया गया है ये आपका कर्नाटक सरकार ने किया है और इसकी जो क्या है नौकरियों की जानकारी प्रदान करेगा और कुछ नहीं बस। इसके बाद आपका अगला सवाल, इसके बाद आता है आपका के वेणुगोपाल। ठीक है, के वेणुगोपाल आप सभी जानते होंगे कि ये कौन है, मोस्टली आदमी जानते होंगे के वेणुगोपाल है तो है कौन। ये भारत के अटॉर्नी जनरल हैं, भारत के एजी, अटॉर्नी जनरल या कहा जाए महान्यायवादी, देश का सबसे बड़ा वकील, देश का सबसे बड़ा सरकारी वकील है के। तो आपका के वेणुगोपाल, इनका जो आपका 30 जून को इनका कार्यकाल जो था ये आपके कब से कब तक रहे हैं, 2017 में ये आपके बने थे, 2017 में आपके महान्यायवादी बने थे। ये 2017 से लेकर आपका अब 30 जून सन 2020 को इनका कार्यकाल समाप्त होना था, पर आपके इंडियन गवर्नमेंट केंद्र सरकार ने इनका कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया। कार्यकाल में 1 साल की वृद्धि कर दी गई है इनकी। तो अब इनका जो दूसरा कार्यकाल स्टार्ट हुआ है वो 1 जुलाई से स्टार्ट हो गया है। ये चीज़ आप याद रखना, के वेणुगोपाल। महान्यायवादी के बारे में अगर सवाल पूछते हैं कि हमारा जो एजी है, जो हमारा एजी है, अटॉर्नी जनरल है, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में हुआ है। बस ये याद रखना, अनुच्छेद 76 में आपके अटॉर्नी जनरल का हुआ है। जब आपकी पॉलिटी पढ़ाई जाएगी, पॉलिटी में आपको बता दूँ अनुच्छेद 76 में क्या हुआ है, इसी की तनख्वाह के बारे में, इसके पोस्ट के बारे में सारी चीज़ अनुच्छेद 76 1 2 3 ये चीज़ हुई है। फिर इसके बाद इसके इनसे रिलेटेड आता है आर्टिकल 188 आता है। ठीक है, आर्टिकल 88 आता है जिसमें आप भारत के पार्लियामेंट में बिना सदस्य हुए भी पार्लियामेंट की मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, वहाँ पर अपनी बात रख सकते हैं। पर कभी बस आपको एक ये डिसएडवांटेज दी जाती है कि सदस्य ना होने का, कि आप वहाँ वोटिंग नहीं कर सकते, वरना आप सब अधिकार आपको वहाँ मिलते हैं। ये चीज़ आपका यही है कि बस आप याद रखना, के वेणुगोपाल महान्यायवादी, इनका कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया गया है। ठीक है, इसके बाद आपका जो अभी हाल में बात चल रही है, ठीक है, ये हमारी चल रही है रूस के साथ हमारी मित्रता काफ़ी अच्छी है, ये सभी को पता है। अभी राफेल विमान की बात चल रही है, राफेल विमान हमें वापस मिलने की बात चल रही है, राफेल विमान मिलेंगे। चीन के साथ हमारा जहाँ तक है युद्ध की स्थिति पैदा हो रही है, तो उसमें हमारा सबसे अच्छा सहयोगी रूस ही साबित होगा अगर होती है तो उसमें रूस में अगर बात चल रही है, अभी एक पब्लिक वोटिंग हुई है, जनमत संग्रह हुआ है। ठीक है, जनमत संग्रह हुआ है, उसमें क्या हुआ है कि जो आपकी
जो हमारा वहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, ठीक है, व्लादिमीर पुतिन को जनमत संग्रह में, मतलब वहाँ की जनता ने सर्वाधिक वोट देकर ये कहा है कि 2036 तक हमारा राष्ट्रपति कौन रहे, व्लादिमीर पुतिन ही रहे। तो अब जहाँ तक उम्मीद है, मैं उम्मीद नहीं, लगभग कंफर्म हो चुका है कि रूस का राष्ट्रपति सन 2036 तक कौन रहेगा, व्लादिमीर पुतिन ही राष्ट्रपति रहेंगे, ठीक है। और ये संविधान संशोधन था, ठीक है, ये एक संविधान संशोधन के लिए जनमत संग्रह कराया गया है। संविधान संशोधन के लिए क्यों? केवल आपका उसमें 3 पॉइंट रखे गए थे, 3 नहीं वैसे, एक तो आपकी पेंशन है कि गारंटेड पेंशन मिलनी चाहिए लोगों को, बेरोजगार भत्ता जैसे आप कहते हैं पेंशन के। एक आपका होमोसेक्सुअल, आपका जितने भी हैं समलैंगिक मैरिज, ठीक है, सेम जेंडर आपस में शादी कर सकते हैं, वो चीज़ है, समलैंगिकता के लिए एक रूल था। एक तीसरा आपका है कि राष्ट्रपति पद के लिए कि भाई पुतिन को का कार्यकाल बढ़ाना चाहिए नहीं बढ़ाना चाहिए, इस चीज़ के लिए, क्योंकि आपका जो जैसे अमेरिका में है, अमेरिका की तरह ही तर्ज पर एक यहाँ रूल है कि कोई व्यक्ति लगातार 2 बार ही आपका राष्ट्रपति बन सकता है, लगातार 2 बार ही। और आपका व्लादिमीर पुतिन 2012 में यहाँ का राष्ट्रपति बना था, 2012 से यहाँ का कहाँ का रूस का राष्ट्रपति बना था, और अभी तक यहाँ का राष्ट्रपति है। ये आपका जो इसका कार्यकाल है 2012 से अभी राष्ट्रपति बना है, उसका दूसरा कार्यकाल समाप्त होगा कब? 2024 में, 2024 में, मतलब 6 साल का एक टाइम पीरियड होता है, 6 साल का एक कार्यकाल होता है, कहाँ? रूस में। अब 2036 तक की बात चल रही है, तो यहाँ ये संशोधन किया गया है कि एक व्यक्ति ज़्यादा बार भी बन सकता है, इसमें बात की जाएगी। तो अब यहाँ आपका इस चीज़ के बात कर दिया है कि इसकी वोटिंग हुई है, 7 दिन तक वोटिंग चली है। आपका 1999 से ही आपका व्लादिमीर पुतिन आपका पॉलिटिक्स में आ गए थे। पहले ये आपका जो व्लादिमीर पुतिन थे, रूस की खुफिया एजेंसी तास में क्या काम करते थे, एक जासूस के तौर पर काम करते थे। ये चीज़ें आपकी आती है, बस यह था कि हाँ भाई इनको वो कर दी गई है कि हाँ 2036 तक ये आपका कौन बनेंगे, रूस के वो राष्ट्रपति रहेंगे। 6 साल के 2 कार्यकाल ही जुड़ेंगे इसमें भी, जैसे आपको बताया गया 6 साल का एक कार्यकाल होता है, इसमें भी 6 साल के 2 कार्यकाल जुड़ेंगे। ये ठीक है, बस इसका इतना ही है। व्लादिमीर पुतिन बस इतना ही छोड़ो आप, इनके ज़्यादा नहीं डीप बढ़ते। इसके बाद आता है आपका शशांक मनोहर। अगला सवाल, शशांक मनोहर आपका जो है, ये शशांक मनोहर आपके ICICI के अध्यक्ष थे, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल उसके अध्यक्ष थे। उससे इनका कार्यकाल समाप्त हो गया है, ठीक है। इससे कार्यकाल समाप्त होने के बाद इन्होंने उससे वहाँ से आपका इस्तीफ़ा दे दिया, ठीक है। ICICI के अध्यक्ष पद से या चेयरमैन पद से इस्तीफ़ा दे दिया है इन्होंने, क्योंकि इनका कार्यकाल समाप्त हो गया था, ठीक है। 4 साल आपके इनको काम करते हुए वहाँ हो गए थे, ठीक है। 4 साल आपको मतलब ये 2016 में आपके वहाँ के अध्यक्ष चुने गए थे, और निर्विरोध किसी अपोजिशन में इनके कोई खड़ा भी नहीं हुआ था जब आपके सन 2016 में ये चुने गए थे, ठीक है। 2-2 साल के इनके 2 कार्यकाल थे। पहला कार्यकाल 2016 से लेकर 2018 तक इनका कार्यकाल रहा, दूसरा इसका आपका 2018 से 2020 तक रहा, ठीक है। इनका कार्यकाल अभी आपका 1 जुलाई को समाप्त हुआ है। तो अब बात करते हैं क्या भाई, कार्यकाल समाप्त। एक तो सवाल पूछता है इनके स्थान पर भाई, जब तक कोई नया सदस्य या जब तक कोई नया चेयरमैन नहीं चुना जाता या नया अध्यक्ष नहीं चुना जाता, इनके स्थान पर ICICI को ICC को संभालेगा कौन? ICCI का जो आपका बात की जाए अंतरिम या बात की जाए कार्यवाहक चेयरमैन होगा आपका
इमरान ख्वाजा को कार्यभार सौंपा गया है जब तक आईसीसी का कोई नया अध्यक्ष नहीं चुना जाता। जब तक आप बागडोर किसके हाथ में होगी, इमरान ख्वाजा के हाथ में होगी, ये चीज़ आती है। अब इसके बाद अगर बात करते हैं हम थोड़ा सा इनके हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। आईसीसी क्या है, कब हुआ, कैसे है। आईसीसी आपको बता दिया है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। लिखा नहीं है, रुक जाओ। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसकी फुल फॉर्म है आईसीसी की। इसकी जो स्थापना हुई है आपकी 1909 में हुई थी। ठीक है, 1909 में इंग्लैंड के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, लॉर्ड्स में। ठीक है, फिर इसका जो हेडक्वार्टर इसका आपका दुबई में है, आईसीआईसीआई का दुबई में है, जो कि यूएई में है, संयुक्त राज्य अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, यहाँ इसका हेडक्वार्टर है। आपका बस ये सवाल याद रखना, आपका अध्यक्ष इसको बताया दिया है। अभी हाल में अगर वर्तमान अध्यक्ष पूछा जाए तो इमरान ख्वाजा है आईसीसी का, ना कि शशांक मनोहर। ठीक है, इसके बाद आपका 104 देश इसके अंदर शामिल हुए हैं कि 104 देशों में क्रिकेट खेला जाता है, ये बस याद रखना। इसी तरह पे एक भारत में भी है, भारत का भी आपको पता होगा, बीसीसीआई है। जब आईसीसीआई की बात कर ली तो इसलिए बीसीसीआई की भी बात कर लेते हैं, ताकि आपको एक स्टैटिक जीके का भी आपका ये साथ के साथ ही हो जाए। बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसकी फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना इसकी कब हुई, 1928 में इसकी स्थापना हुई थी बीसीसीआई की। हेडक्वार्टर आपका इसका दिल्ली के अंदर है, वानखेड़े स्टेडियम में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, दिल्ली में इसका हुआ है। और वर्तमान इसका वानखेड़े स्टेडियम मैं भूल गया, दिल्ली के अंदर है, कहाँ है। आप इसे दिल्ली की जगह वानखेड़े स्टेडियम ही लिख लो, क्योंकि मैं दिमाग से निकल गया वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है। इसका हेडक्वार्टर वानखेड़े स्टेडियम में। ठीक, वर्तमान अध्यक्ष आपको पता है हमारा दादा सौरभ गांगुली। ठीक है, इसका वर्तमान अध्यक्ष सौरभ गांगुली। ये आपका हो गया शशांक मनोहर से रिलेटेड बात। अब इसके बाद एक वन सवाल अगर बात करते हैं, वन लाइनर के हिसाब से देख लेते हैं कि अभी एक विजडन पत्रिका है, मतलब बात की विजडन एक मैगज़ीन है, इंटरनेशनल मैगज़ीन है। उसने अभी भारत के लिए उसने एक, जैसा आप कोई पबजी खेलता होगा, ठीक है, पबजी खेलने वालों के लिए एक बाद में होता है MVP, हाँ भाई, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर MVP। तो उसी को तर्ज पे मानते हुए इन्होंने क्या कहा, विजडन पत्रिका ने भी भारत में जो आपकी 21st सेंचुरी है उसमें सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल क्रिकेट प्लेयर को चुना है। ठीक है, 21वीं सदी का, क्योंकि विजडन पत्रिका आपकी क्रिकेट से ही संबंधित है, तो इसमें आपको चुना है किसको। अगर बात की जाए विजडन पत्रिका द्वारा भारत में 21वीं सदी का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया है आपके किसको, उनका नाम है रविंद्र जडेजा, भारत का फेमस ऑलराउंडर। ठीक है, आपका इसको ये चुना गया है रविंद्र जडेजा को। ठीक है, इसके बाद आपका बस ये इतना। इसके बाद आपके कुछ सवाल हैं जो मैं आपके अलग से बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि आपका अभी एक सवाल पूछा आता है कि आपने पढ़ा भी होगा
निगार जौहर। ठीक है, निगार जौहर कौन है, इसके बारे में आपको पता ही होगा, इसके बारे में ज़्यादा तो इतना होगा नहीं कि निगार जौहर आपका पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तानी सेना में, इसका ये पता लगाना, ठीक है, एक से ये दोबारा से, पाकिस्तान सेना में पहली महिला जिसको एक रैंक दी गई है लेफ्टिनेंट जनरल की रैंक प्राप्त करने वाली, ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल की रैंक प्राप्त करने वाली पाकिस्तान की पहली महिला आपकी बनी है निगार जौहर। ठीक है, अब इस समय ये वर्तमान में कौन है, ये आपका इसमें लेफ्टिनेंट जनरल के सब बनने के बाद इनको ये तो है नहीं कि आपका बॉर्डर पे उतारा जाएगा, इन्हें बॉर्डर पे नहीं, इनको हॉस्पिटल में रखा गया है, हॉस्पिटल डॉक्टर की तरह सर्जन जनरल के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक, इन्हीं तरह से इनकी जो वर्तमान रैंक है, किसकी, निगार जौहर की आपकी जो वर्तमान रैंक है, वो वर्तमान रैंक इनकी और कोई नहीं, इनकी वर्तमान रैंक है जैसे हमारे इंडिया में होता है लेफ्टिनेंट जनरल से पहले मेजर जनरल होता है, तो इनकी वर्तमान रैंक मेजर जनरल है। और मेजर जनरल पाकिस्तान की तीसरी महिला मेजर जनरल ये बनी थी। इनसे पहले 2 महिलाओं को मेजर जनरल तक मिला है, पर पहली महिला आपकी लेफ्टिनेंट जनरल की पोस्ट पे पहुंचने वाली है, और तीसरी महिला हैं ये आपकी मेजर जनरल की पोस्ट की। इनसे पहले 2 मेजर जनरल की पोस्ट पे जो महिलाएं रही हैं, दोनों का नाम एक ही है, बस सरनेम अलग है। शाहिदा, पहली शाहिदा बादशाह, ठीक है, और दूसरी है शाहिदा मलिक। ये आपकी शाहिदा जो मेजर जनरल की पोस्ट पे रही है, यह आपकी निगार जौहर के लिए हो जाता है। इसके बाद आपका एक सवाल अगर मैं देखता हूँ, लास्ट सवाल चलो आपको बताते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश है, हमारे उत्तर प्रदेश का वर्तमान राज्यपाल कौन है, उनको बस एक ही, ये हमारे जो उत्तर प्रदेश का वर्तमान राज्यपाल है, आनंदीबेन पटेल। ठीक है, वर्तमान राज्यपाल है, इनको आनंदीबेन पटेल को उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश का राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। ठीक है, बस ये याद रखना, अतिरिक्त कार्यभार अगर पेपर में पूछता है, हाल ही अगर पेपर आते हैं, हाल ही में मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल श्री लालजी टंडन की तबीयत या स्वास्थ्य स्थिति खराब होने के कारण किस व्यक्ति को उनका कार्यभार सौंपा गया है, तो आनंदीबेन पटेल को है। या दूसरा सवाल पूछता है, आनंदीबेन पटेल को किस अन्य राज्य के राज्यपाल का गौरव प्राप्त है, तो वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के पहले पूर्णकालिक राज्यपाल भी रह चुकी हैं ये, यूपी के राज्यपाल बनने से पहले, तो ये चीज़ है। एमपी का, यूपी की हैं अभी तो, पर अतिरिक्त कार्यभार आपका मध्य प्रदेश का भी इनको सौंपा गया है। ठीक है, बस चलो आज के लिए इतना ही। ठीक है, अब जो कुछ सवाल होंगे वे आपकी नई वीडियो में करता रहूँगा डेली, पर ये अब जहाँ तक है डेली करूँगा, क्योंकि एक आपका रह गया है। ठीक है, उसके लिए मैं ज़्यादा कल सबसे पहले आके वही पॉइंट क्लियर करूँगा। आप, वो है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट
ठीक है, ये अभी चर्चा में आया हुआ है दोबारा, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। इसके बारे में कल बात करते हैं जब, ठीक है, अगली वीडियो में बात करूँगा इसके बारे में कि ये दोबारा से नागालैंड में लगाया गया है, ये क्या है, क्यों लगाया जाता है, किसने इसका विरोध किया है, ये आपके अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो बस आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, चलो राम राम सभी को।